नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजभाषा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास में एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता होगा कि रेलवे का कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम अगर हम देते हैं, तो उसमें राजभाषा से संबंधित 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर राजभाषा के वीडियो अपलोड किए गए हैं और राजभाषा के क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजभाषा नियमों और अधिनियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए उत्तरदायी होता है प्रशासनिक प्रधान। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं जीएम महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा समिति कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? उप महाप्रबंधक राजभाषा। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल मंत्री। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके 10 जनवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं और वे कितनी हैं? तो ये अपने कितनी भाषाएं हैं टोटल 8वीं अनुसूची में शामिल जो हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। देखिए, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये 22 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कन्नड़ है, कश्मीरी है, नेपाली, उड़िया और तेलुगु उर्दू, ये सभी टोटल मिलाकर कितनी है? 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान में शामिल की गई एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? तो ये हो गई आपके नेपाली। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 343 से 351 के, तो ये 17वें भाग के अंतर्गत आते हैं। कौन सा भाग है? भाग 17। ये आपको ध्यान रखना है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत कौन कौन से दस्तावेज आते हैं? धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज निम्नलिखित हैं: संकल्प, सामान्य आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां। प्रशासनिक व अन्य, रपट, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, संसद के किसी एक या दोनों सदनों में रखे जाने वाले कागजात। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएं, निष्पादित किए जाएं और जारी किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ और इसके क्या कर्तव्य हैं? संसदीय राजभाषा समिति का गठन, तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 को किया गया है। इस समिति में तो कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य। 20 लोकसभा से होते हैं और आपके 10 राज्यसभा से होते हैं। जो संसदीय राजभाषा समिति होती है इसमें 20 तो होंगे लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से। ये आपको ध्यान रखना है। 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 4 के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का कर्तव्य यह होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें। इस कार्य का सुचारू रूप से करने के लिए इस समिति को 3 उप समितियों में बांटा गया है। पहली उप समिति है
पहली उपसमिति, दूसरी उपसमिति और तीसरी उपसमिति। रेल मंत्रालय दूसरी उपसमिति में शामिल है। रेल मंत्रालय जो है दूसरी उपसमिति में शामिल है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में क्या व्यवस्था है? तो हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाने होंगे। ये आपके नियम 5 में बताया गया है। राजभाषा नियम के अधीन भाषा की दृष्टि से देश को कितने और कौन कौन से क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? कृपया उनके अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम लिखें। तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। टोटल कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में। क क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार संघ शासित क्षेत्र क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर ख क्षेत्र की बात की जाए तो ख क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा व नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र अभिप्रेरित है। ग क्षेत्र की अगर बात करें तो ग क्षेत्र से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और पुदुचेरी अभिप्रेरित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो वार्षिक कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसमें क, ख और ग क्षेत्र के सब स्थित कार्यालयों के लिए विविध मदों के अधीन हिंदी के प्रयोग संबंधी अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों पर राजभाषा संगठन के उच्च अधिकारी का पदनाम क्या होता है? तो मुख्य राजभाषा अधिकारी इसका पदनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल पत्राचार पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। तो मूल पत्राचार से आप क्या समझ, देखिए मूल पत्राचार से क, ख और ग क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र मूल पत्राचार के अंतर्गत आते हैं। सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष जारी किए जा रहे वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन करना जरूरी है, जिसके अनुसार क, ख, ग क्षेत्र से विलोमतः भेजे जाने वाले मूल पत्राचार के लिए हिंदी द्विभाषी रूप में पत्र जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 3 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वे है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। हिंदी टाइपिंग व हिंदी आशुलिपि। हिंदी सीखने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं और संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ नामक 3 हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इनके नियमित पाठ्यक्रम, गहन पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम अंशकालिक वर्ग प्राइवेट तरीके से पढ़ सकते हैं। इन्हें विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए, अगर नियमित पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यह पाठ्यक्रम 5 महीने का होता है, 5 महीने तक चलता है। साल में 2 सत्र होते हैं, अर्थात जनवरी से मई और जुलाई से नवंबर तक आयोजित किए जाते हैं। इसके अधीन हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक द्वारा सप्ताह में 2 या 3 दिन 1.5 या 2 घंटे के लिए कक्षाएं चलाई जाती हैं।
अगर गहन अध्ययन की बात की जाए तो ओपन लाइन के कर्मचारी जो नियमित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, वे इस पाठ्यक्रम के जरिए हिंदी सीख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के अधीन साल में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगर पत्राचार की बात की जाए तो यह पाठ्यक्रम केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है। 1 साल तक चलता है। इसमें दाखिल हुए उम्मीदवारों को पाठ्य सामग्री और उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाती हैं और इन्हें हल की गई उत्तर पुस्तिकाओं को वापस भेजना पड़ता है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके दौरान वे अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और इस पाठ्यक्रम के अधीन परीक्षाएं मई महीने में आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्राइवेट पाठ्यक्रम। परिचालन कार्य में लगे या ओपन लाइन में काम करने वाले कर्मचारी जिन्हें हिंदी कक्षाओं में पढ़ना संभव नहीं है, वे निजी प्रयत्नों से प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में परीक्षा दे सकते हैं। उनको परीक्षाएं पास करने पर नगद पुरस्कार और व्यक्तिगत वेतन के अलावा एक मुश्त पुरस्कार भी दिया जाता है। किसको हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी मान सकते हैं? यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया था, या फिर यदि वह निर्दिष्ट प्रपत्र में यह घोषणा करता है कि वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी मान सकते हैं। यहाँ पर है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने हैं। तो अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है वो कौन सी होगी? हिंदी होगी, और लिपि जो है वो कौन सी होगी? देवनागरी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, मतलब ये सही है कि इसकी जो लिपि होने वाली है वो कौन सी होगी? देवनागरी। आपको ध्यान रखना है। और राजभाषा हिंदी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की सिफारिश गृह मंत्रालय करता है या संसदीय राजभाषा समिति करती है। तो इन दोनों में से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय राजभाषा समिति। इसका प्रयोग करने की सिफारिश कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं आते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा सभी विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साथ साथ जारी करना अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, दोनों ही भाषा में लिख सकता है। कर्मचारी टिप्पणी हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखे तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे। ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी। वो अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकता है और इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकता है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि द्विभाषी रूप में मुद्रित या प्रकाशित किए जाएं। हाँ, बिल्कुल किए जाने चाहिए दोनों ही भाषाओं में द्विभाषी। राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार कर्मचारी आवेदन, अपील, अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। हिंदी टाइपिंग की परीक्षा पास करने के पर अराजपत्रित कर्मचारियों को व्यक्तिगत वेतन दे होगा। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। क्या अष्टम अनुसूची में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा भी शामिल है? तो हम कह सकते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा शामिल इसमें नहीं है 8वीं अनुसूची में। जो कुल अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 12 कुल अनुसूची 12 है।
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। टोटल जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वो कितनी है? 22 भाषाएं। एकमात्र विदेशी भाषा जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, कौन सी है विदेशी भाषा? वो है नेपाली। नेक्स्ट देखिए, धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत आरक्षण चार्ट आते हैं? नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करवाने के लिए कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है? तो ऐसा नहीं होता है। केंद्रीय सरकार के उपक्रमों पर संघ की राजभाषा नीति लागू होती है? हाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हाँ। हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी में दिए गए आवेदन, अपील या अभावेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यस। के क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच हिंदी में पत्राचार किए जाने चाहिए? बिल्कुल किए जाने चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी पात्रों के उत्तर हिंदी में नहीं दिए जा सकते? ऐसा नहीं है, हिंदी में दिए जाते हैं। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी हिंदी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांग सकता? हाँ। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। अहिंदी भाषीय क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में रबड़ की मोहर 3 भाषाओं में बनवाई जानी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। कार्यालय प्रयोग में आने वाले फॉर्म केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। केंद्र सरकार के अधिसूचित कार्यालयों में टिप्पण या आलेखन में केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। कै क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से कै तथा ख क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों को अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं भेजे जा सकते। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक महीने में होती है? नहीं। संघ की राजभाषा नीति के समन्वय का कार्य गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग करता है? बिल्कुल हाँ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन कार्यालयों के 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी का सार्थक कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो, क्या उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। सभी कंप्यूटरों को द्विभाषी रूप में कार्य करने योग्य बनाया जाना अनिवार्य है? बिल्कुल हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कार्य किया जाना चाहिए। विभागीय परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न पत्रों को द्विभाषी रूप में बनवाया जाना अनिवार्य नहीं है? ऐसा नहीं है। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जांच बिंदु स्थापित करना रेलवे बोर्ड का दायित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, स्थानीय आधार पर है ये। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? हाँ बिल्कुल करती है। देवनागरी लिपि और वर्तनी का अभी तक मानकीकरण नहीं किया गया है? नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। क्लास को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप यहाँ पर रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंटल LDC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपके TMC, JEE या टेक्नीशियन 3rd, तो इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप वहाँ से देख के
आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। नोट्स के लिए आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर संपर्क कर सकते हो, या फिर 9079548676 पर मैसेज करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, नोट्स प्राप्त कर सकते हो। पीवीएस जेईई के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि रेलवे की जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो।